हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही रुचिकर विषय जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों, आज इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा नया विषय संज्ञा। देखिए, संज्ञा शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं इसको संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं? संज्ञा। लेकिन जो इसका वास्तविक और सही व्याकरणिक दृष्टि से जो उच्चारण है वो है संज्ञा। ठीक है, वो क्यों? जो ये ज्ञ है, इसका जो ये बनता है ज से, और जो च वर्ग का पंचमाक्षर होता है य। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा ज्ञ। ठीक, तो इसलिए हम इसका जो सही उच्चारण होगा इसका संज्ञा होगा, ना कि संज्ञा। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि इसका ज्ञ का वर्तमान में प्रचलन में जो उच्चारण है ज्ञ के रूप में होने लगा है, इसलिए ये भी उच्चारण सही माना जाने लगा है। इसको भी हम गलत नहीं कह सकते। जो संज्ञा उच्चारण करते हैं इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रचलन में है और संज्ञा प्रचलन में नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से वह शुद्ध होगा। चलिए, अब हम आते हैं अपने विषय पर। जो संज्ञा है ये एक विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। जो शब्द होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। ठीक है, दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, या इन चारों के अनुसार या किसी एक के भी अनुसार बदलाव हो जाता है, तो वे शब्द होते हैं विकारी। ठीक है, विकारी अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, तो वे शब्द होते हैं विकारी। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार उनमें बदलाव होता रहता है, इसलिए जो संज्ञा शब्द हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये चार जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अब बात करते हैं हम अविकारी। अविकारी का एक दूसरा नाम और होता है अव्यय। ठीक है, आपने अव्यय तो सुना होगा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल और कारक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अव्यय कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी। ठीक है, अव्यय या अविकारी कौन से शब्द हो गए? जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है निपात। ठीक है, तो ये होते हैं अविकारी शब्द। इनके बारे में अगली आने वाली वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हम विकारी शब्द शुरू कर रहे हैं। विकारी शब्दों में जो पहला होता है संज्ञा, संज्ञा को आज हम पढ़ने वाले हैं। संज्ञा शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि संज्ञा होता क्या है, परिभाषा पर हम बाद में आएंगे। तो जो संज्ञा है, दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम। ठीक है,
ये एक आसान परिभाषा हम इसकी संज्ञा की कह सकते हैं। देखिए, इस संसार में चाहे हमें कुछ जो दिखाई देने वाला है या हमें दिखाई नहीं देता है, या हम कि जिसका अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ भी है, जो कुछ भी है इस संसार में, उसका सबका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है, और उस नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, चाहे कुछ भी नाम हो, किसी का ऐसा तो है नहीं किसी का नाम नहीं होगा। इस संसार में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर है। आपने देखा होगा वैज्ञानिक कोई नई खोज करते हैं, सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। ठीक है, तो नाम हर चीज़ का होता है, चाहे हमें उस नाम का पता ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हमें पता नहीं है तो नाम नहीं होगा, तो नाम सबका होता है। और जो अब ये दुनिया के सब नाम हैं, इन सभी नामों को बांटते हैं हम 4 भागों में। ठीक है, एक तो होते हैं प्राणियों के नाम। ठीक, यानी कि इस धरती पर जितनी भी सजीव हैं वो सब प्राणियों में आ जाएंगे, चाहे व्यक्ति हों। एक वस्तु, और तीसरा स्थान, और चौथा भाव। ठीक है, तो इसमें जो ये 3 हैं ये तो होते हैं दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका नाम लेने पर उसका दृश्य हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। और भाव ये होते हैं अदृश्य, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं और इनको देख नहीं सकते। तो दुनिया के सारे नाम इन 4 भागों में बढ़ जाते हैं। जितने भी नाम हैं इन चारों से अलग कुछ भी नहीं है, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। ठीक है, सारे नाम इन चारों में बढ़ जाते हैं। तो प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के जो नाम होते हैं उसको हम कहते हैं संज्ञा। ये आ गई संज्ञा की परिभाषा निकल करके। देखिए, पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद में परिभाषा पर हम आए हैं। ठीक, तो इसी तरह से पढ़ने पर, इस तरह से यदि हम पढ़ते हैं तो इसका स्थायित्व रहता है हमारे दिमाग, मस्तिष्क के अंदर, और हम उसको लंबे समय तक भूलते नहीं हैं। इसलिए इसी तरह से पढ़ना चाहिए, ना कि पहले परिभाषा और उसके बाद में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर। ये पढ़ने का गलत तरीका होता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद में उसकी परिभाषा पर हम जाएं। परिभाषा अपने आप निकालिएगा, तभी आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, ये प्रकार आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो सोचिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बताते हैं हम। संज्ञा के जो मूल रूप से संज्ञा के प्रकार होते हैं 2। ये नई बात निकल कर के आपके सामने आई है। दोस्तों, आज आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा, नया ही जानने के लिए मिलेगा। आगे देखते जाइए आपको नया क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। आपने ना कभी किताबों में पढ़ा होगा ना सुना होगा, आपको आज वो सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार? एक होता है यथार्थवाचक, ठीक, और दूसरा होता है भाववाचक। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के 2 ही प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक, तो कितने प्रकार हुए संज्ञा के? 2 प्रकार, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थ को कहते हैं हम वास्तविक, यथार्थ अर्थात वास्तविक, जो वास्तविक होते हैं। ठीक, और दृश्य होते हैं, जो वास्तविक होते हैं और दृश्य होते हैं, वे नाम होते हैं यथार्थवाचक। वे संज्ञा शब्द होते हैं यथार्थवाचक, वास्तविक और दृश्य। अर्थात हमने जो ऊपर पढ़ा था प्राणी, वस्तु और स्थान, ये वास्तविक होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो ये सारे आएंगे प्राणी, वस्तु और स्थान किसमें? यथार्थवाचक में। दूसरा है भाववाचक। भाववाचक होता है अवास्तविक और अदृश्य, अवास्तविक और अदृश्य। ठीक, तो इसमें गुण, दशा और अवस्था के जो नाम होते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिनका नाम लेने पर हमारे मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं बनता, कोई चित्र नहीं उभरता है, ऐसे नाम होते हैं सारे भाववाचक।
ठीक है। यथार्थवाचक में 4 तरह के नाम होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। यथार्थवाचक को 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, जो आप प्रकार सोच रहे थे संज्ञा के 3 और 5, वो बात आपके सामने निकल करके आने वाली है, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, यथार्थवाचक में एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है द्रव्यवाचक, और 5वां होता है समूहवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यथार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यथार्थवाचक के अंतर्गत 4 नाम आ गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम जो 5 नाम संज्ञा के पढ़ते हैं, 5 प्रकार पढ़ते हैं, 5 प्रकारों में पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां क्या होता है, भाववाचक में को 5वें नंबर पर ले लेते हैं। इस तरह से संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। इस तरह से संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। ये 5 प्रकार हम पढ़ते नहीं हैं बल्कि हम रटते हैं। 5 प्रकार हम रटते हैं। अब देखिए, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, वास्तव में ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के ही प्रकार होते हैं, भाग होते हैं। यानी कि द्रव्यवाचक जो होता है, द्रव्यवाचक में आते हैं पदार्थों के नाम। पदार्थ कैसे, जैसे कि सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ठीक, लोहा, तांबा, पीतल, ये जो पदार्थों के नाम होते हैं द्रव्यवाचक में आते हैं। और समूहवाचक में आते हैं समूह, दल और संगठनों के नाम। समूहवाचक में आते हैं समूह, दल और संगठनों के नाम। और देखिए, जो होता है पानी, ये जातिवाचक शब्द होता है। लोहा जातिवाचक शब्द होता है। ऐसा नहीं कि लोहा, जो मेरे पास लोहा का कोई बर्तन है उसको लोहा नहीं कहेंगे, तुम्हारे पास जो लोहा है उसको भी लोहा कहेंगे, मेरे पास जो लोहा है उसको भी लोहा कहेंगे, दोनों लोहा हो गए। यानी कि एक समूह का नाम, एक वर्ग विशेष का नाम हो गया, इसलिए जातिवाचक में आएगा। और जो समूहवाचक में आते हैं, ठीक है, तो वो भी जातिवाचक शब्द होते हैं। तो इनको हम शामिल कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं और इनको शामिल कर लेते हैं जातिवाचक में। अब इनको हम नहीं पढ़ेंगे, जातिवाचक में ही इनको पढ़ेंगे। तो अब जो हम संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं 3, एक हो गया व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक और तीसरा क्या होगा, भाववाचक। 3 प्रकार हो गए संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज संज्ञा की हर एक बात क्लियर हो जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहने वाला है आज। देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की, संज्ञा के। अब देखिए, 3 प्रकार निकल करके हमारे सामने आ रही हैं। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक, ठीक है। ये 3 नाम हमारे निकल करके सामने आए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। और सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी, जो दुनिया के सारे नाम हैं 4 भागों में बांटे हैं हमने। एक है प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, ठीक है। इन 4 भागों में हमने सारे नाम बांटे हैं। लिखा होगा गायब हो गया, फिर से लिख लेते हैं। संज्ञा के 3 नाम निकल कर सामने आते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और हमने संज्ञा के जो नाम हैं
सारी दुनिया के सारे नाम है, 4 भागों में बांटा था इनको, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। ठीक है, इन 4 भागों में इनको बांटा था। अब देखिए इसमें जो 3 हैं, ये प्राणी, वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु और स्थान, ये जो हैं इनके हम निश्चित नाम की बात करें, निश्चित नाम, निश्चित नाम, किसका निश्चित नाम? निश्चित नाम, किसका निश्चित नाम? देखिए प्राणी, वस्तु और स्थान, भाव को छोड़ देंगे, भाव को छोड़ देंगे। प्राणी, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, तो मोहन क्या हो गया? उसका प्रॉपर नाम हो गया, उसका अपना पर्सनल नाम हो गया, निश्चित नाम हो गया, इसलिए जो मोहन शब्द होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। प्राणी, वस्तु और स्थान, प्राणी, वस्तु और स्थान की जाति और वर्ग के नाम को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग के नाम को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि कोई मोहन है, मोहन की अगर हम, मोहन क्या है? एक व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति शब्द होगा वो क्या होगा? जातिवाचक हो गया। व्यक्ति से एक व्यक्तियों की एक पूरे एक जाति का बोध हुआ, एक वर्ग का बोध हुआ। ठीक है, बालक, लड़का, हाथी, है ना, ये किस तरह के शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा है। हम एक तरह से और समझ सकते हैं, देखिए जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, एक ही नाम से अनेक का बोध होता है। व्यक्ति से कहने से अनेक सारे व्यक्तियों का बोध हुआ। हाथी कहने से, हाथी से ऐसा नहीं कि हाथी जो यहाँ पर भारत में हाथी होता है उसको हाथी कहते कहेंगे, और जो दूसरे देश में हाथी होगा उसको हाथी नहीं कहेंगे, उसको भी हाथी कहेंगे। ठीक है, तो हाथी यहाँ भी हाथी, दूसरे देश में भी हाथी, यानी कि हाथी बहुत हो गए। तो इसलिए हाथी जो शब्द होगा, हाथी शब्द होगा, जातिवाचक होगा। बालक, देखिए हमारे स्कूल में बच्चे बालक पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल में बालक पढ़ते हैं, ये भी बालक वो भी बालक, तो बालक से अनेक बालकों का बोध हुआ, तो ये जातिवाचक होगा। इनकी एक जाति का बोध हुआ, एक वर्ग का बोध हुआ। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक जो होता है, भाव, गुण और अवस्था। ठीक है, इसमें आते हैं भाव, गुण, अवस्था। ठीक, भाव, गुण और अवस्था का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, भाव, गुण, अवस्था का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए 4 परिभाषाएं निकल करके हमारे सामने आती हैं। अभी एक बार इन चारों परिभाषाओं को हम पढ़ लेते हैं। पहली परिभाषा है संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? प्राणी, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा की। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, 3 परिभाषाएं हो गई। और चौथी परिभाषा है भाव, गुण और अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन नामों से, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई। ये 4 परिभाषाएं हमारे निकल करके आ गई हैं। अब देखिए हम आगे समझते हैं इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की पहचान, जो इस आज के विषय का मुख्य भाग है, इनकी पहचान कैसे की जाएगी। अब इस पहचान में हम आपको ऐसे ऐसे बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने ना सुनी होंगी, शायद
आज से पहले ना आपने सुनी होंगी ना ही कहीं पढ़ी होंगी। ध्यान से वीडियो को बंद मत करना, देखते रहना। देखिए पहचान हम किसकी करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम पहचान जो करेंगे, पहचान हम करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक, जातिवाचक संज्ञा की और भाववाचक संज्ञा की। इन तीनों की हम पहचान करने वाले हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की। अब देखिए आपको एक नई बात बताने के लिए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था जो संज्ञा है, संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। तो जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हैं किसके भेद हैं, यथार्थवाचक के। और जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है, वास्तविक संज्ञा होती है, दृश्य संज्ञा होती है, जिसको हम देख सकते हैं और जिसका नाम लेने पर हमारे मस्तिष्क पर कोई पिक्चर बन जाती है, कोई चित्र बन जाता है, तो वे होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, दृश्य। ये जातिवाचक कैसे होंगे, संज्ञा शब्द, ये भी दृश्य होंगे, दोनों दृश्य हो गए। अब देखिए मैं आपको पहले यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक प्रश्न दे देता हूँ। एक शब्द है पुस्तक, एक शब्द है पुस्तक। ये बताइए जो पुस्तक शब्द है व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा। जो पुस्तक शब्द है व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा। देखिए जो पुस्तक शब्द है इसको नाम लेने से हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर बन जाती है कि एक चौकोर साइज की पुस्तक होती है, उसमें अनेक पेज होते हैं, उसके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक पिक्चर बन जाती है, पुस्तक ऐसी होती है, हम पुस्तक को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो पुस्तक होगी दृश्य होगी। अब हमें ये तो पता चल गया दृश्य होगी, लेकिन व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब ये पता करने के लिए हमें कुछ और भी पहचान होनी चाहिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। तो देखिए एक पहचान और है, जो व्यक्तिवाचक होते हैं ये होते हैं सदैव एक वचन, ये होते हैं सदैव एक वचन। जो व्यक्तिवाचक होते हैं सदैव एक वचन होते हैं, और जो जातिवाचक होते हैं ये होते हैं बहुवचन। ये होते हैं बहुवचन या जो बहुवचन बनाए जा सकें, जो बहुवचन बनाए जा सकें, जो बहुवचन बनाए जा सकें। ऐसे एक वचन शब्द जो बहुवचन बनाए जा सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे एक वचन शब्द जो बहुवचन बनाए जा सकें। अब देखिए जो पुस्तक शब्द है, जो पुस्तक शब्द है ये पुस्तक शब्द दृश्य तो है, लेकिन क्या पुस्तक का बहुवचन बनाया जा सकता है? पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें। अब देखिए ये भाववाचक नहीं है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था, लेकिन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं स्पष्ट हो पा रहा था। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जातिवाचक ही होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुस्तक शब्द सदैव एक वचन नहीं है, पुस्तक का बहुवचन बनाया जा सकता है। जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा और हमेशा एक वचन में ही होते हैं, कभी उनका बहुवचन बन ही नहीं सकता। कितना ही जोर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उनका बहुवचन बन ही नहीं सकता। हम किताबों में बहुत रटते हैं कि नदियों के नाम व्यक्तिवाचक होंगे, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक होंगे, जगहों के नाम व्यक्तिवाचक होंगे। हम इस तरह से रटते रहते हैं। कहाँ तक रटोगे? दुनिया में इतने लाखों नाम हैं, कहाँ तक रटोगे? तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए कि जो है व्यक्तिवाचक क्या होगा और जातिवाचक क्या होगा। रटने से काम नहीं चलेगा। अब एक बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्तिवाचक जो होते हैं हमेशा एक वचन होते हैं, बहुवचन हो ही नहीं सकता। चाह कर भी तुम उनका बहुवचन नहीं बना सकते। मोहन शब्द है एक शब्द क्या है? मोहन। बताइए क्या है मोहन? आपने बता दिया व्यक्तिवाचक, रटी रटाई बात बता दी व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको यहाँ से हल कीजिए। मोहन, किसी लड़के का नाम है मोहन, हाँ हमें दिखाई दे रहा है, दृश्य हो गया। तो दृश्य हो गया तो यानी कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन क्या मोहन का तुम बहुवचन बना सकते हो?
नहीं बना सकते, मोहनो नहीं कर सकते, बहुवचन हो ही नहीं सकता। जिसका बहुवचन नहीं हो सकता तो वह क्या होगा? यदि दृश्य है और बहुवचन नहीं हो सकता, सदैव एक वचन है, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक ही होगा। ठीक है, ये यहाँ परिभाषाओं की बात नहीं हो रही है। हम परिभाषाओं से एक भी प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, एक भी शब्द को हल नहीं कर रहे हैं परिभाषाओं के द्वारा। आप परिभाषाएं रट करके चले जाइए परीक्षा हॉल में, परिभाषाएं रटते रह जाओगे, परिभाषाएं रटते रह जाओगे, परिभाषाओं को याद करते रह जाओगे, लेकिन किसी उत्तर तक, सही उत्तर तक नहीं पहुँच पाओगे। परिभाषाओं से उत्तर हल नहीं होते हैं, परिभाषाओं से प्रश्न हल नहीं होते हैं। तो अब देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। अब हम आते हैं भाववाचक पर कि भाववाचक क्या होता है। देखिए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? तो ये भाववाचक जो होते हैं, ये होते हैं अदृश्य। हमने पढ़ा था, भाववाचक जो होते हैं अदृश्य होते हैं, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, तो ये होते हैं अदृश्य। और दूसरी बात, ये होते हैं एक वचन, ये होते हैं एक वचन, अदृश्य और एक वचन। एक वचन और कौन से होते हैं एक वचन? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक और भाववाचक एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन हम नहीं करते। ठीक, तो भाववाचक क्या होते हैं? अदृश्य और एक वचन होते हैं। आगे बताएंगे भाववाचक के बहुवचन कौन से होते हैं। अभी ये एक वचन की बात कर रहे हैं, अदृश्य और एक वचन। भाववाचक अदृश्य और एक वचन होते हैं। इसमें देखिए, भाववाचक में भाव, गुण, अवस्था, भाव, गुण, अवस्था। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण और अवस्था का बोध होता है, ये हमने परिभाषा पढ़ी थी। ठीक, अब ऐसे शब्द ले लेते हैं जैसे कि है शोक। शोक, ठीक, शोक है, दुख है, ये क्या है? भाव हो गए। इनको हम, किसी को शोक हुआ है, दुखी है कोई, ठीक, किसी को दुख है, तो हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिनको केवल महसूस किया जा सके, देख नहीं सकते हों, तो वे होते हैं भाववाचक। ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। यदि अदृश्य है और एक वचन है तो होगा भाववाचक। ठीक, गुण हैं जैसे कि अच्छाई, बुराई, अवस्थाएं हैं बचपन, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, तो ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। बचपन, आप कहोगे बचपन को तो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हो? आप जो देख रहे हो बचपन, किसी बच्चे बालक को देख रहे हो, ना कि उसके बचपन को। बचपन तो उसका एक जो महसूस करने वाली एक अवस्था है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको हम देख नहीं सकते। बचपन को क्या देख सकते हो? बचपन नहीं देख सकते आप। क्या हम देख रहे हैं बचपन है, उस बालक का बचपन है? नहीं, हम उस बालक को देख रहे हैं, ना कि उसके बचपन को। उसके छोटे कद को देख रहे हैं, ना कि उसके बचपन को। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, आगे एक नई बात और हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं। जैसे ही कुछ शब्द, दो शब्द हम आपको बताते हैं, जवानी, कुर्बानी। ठीक है, जवानी, कुर्बानी। तो ये जो दो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के हैं। जवानी और कुर्बानी भाववाचक संज्ञा के हैं, क्योंकि ये अदृश्य और एक वचन है। लेकिन यदि हम इनका बहुवचन कर दें, जवानियाँ, कुर्बानियाँ, हमारे देश के सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो कुर्बानियाँ और जवानियाँ शब्द हैं, वीर सैनिक जवानियाँ न्यौछावर कर देते हैं। जवानियाँ और कुर्बानियाँ शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञाओं के बनाए हुए बहुवचन हैं। तो ये जो शब्द होंगे,
ये भाववाचक नहीं होंगे क्योंकि ये बहुवचन में है और भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं एक वचन में। तो ये बहुवचन वाले कौन से होंगे? तो ये बहुवचन वाले शब्द केवल कौन से होते हैं? जातिवाचक में ही बहुवचन आता है, ना तो व्यक्तिवाचक में आता है, ना भाववाचक में आता है। तो यदि हम भाववाचक, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिख करके आया है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनका बहुवचन बनाया गया हो तो वे बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, एक बात और है, जैसे कि सीताएं, एक शब्द है सीता, ठीक, और एक है जयचंद। ये दो शब्द हैं, स्पष्ट है, एक वचन है और दृश्य हैं। सीता और जयचंद, इनका नाम लेते ही मस्तिष्क पटल में कोई चित्र बन जाता है और एक वचन में है, तो व्यक्तिवाचक है, नाम है, पर्सनल नाम है, निश्चित नाम है प्राणियों के, व्यक्तियों के। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से यदि हम बहुवचन बना दें, सीताएं, जयचंदों, ये बहुवचन बना दिया हमने, तो ये कौन सी संज्ञा होंगे? देखिए, इनका हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमारे देश में सीताओं की कमी नहीं है, या जयचंदों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। तो ये जो बहुवचन शब्द हैं, यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से बहुवचन बना देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बहुवचन बना देते हैं, तो जो बहुवचन होंगे वे जातिवाचक होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए हुए कुछ विशेष जो शब्द होंगे वो जातिवाचक होंगे। अब यहाँ पर जो सीताएं शब्द है, किसी एक सीता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये सीताएं शब्द प्रयुक्त हुआ है भारत की नारियों के लिए। जयचंद जो प्रयुक्त हुआ है भारत के शत्रुओं के लिए। इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक नहीं रहे, किसी के पर्सनल नाम नहीं रहे और ये जातिवाचक बन गए। दोस्तों, मैं समझता हूँ यहाँ पर आज आपके संज्ञा से संबंधित सारे प्रश्न, आपके मन में जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।